In this video, we'll continue the brain teasers of the chapter Triangles and its Properties. So, in our previous video, we had completed till question number 5. So, I'll start 6. In an isosceles triangle, the base angle is twice as large as vertex angle. हमेशा पीछे वाले को x लेते हैं तो वर्टेक्स एंगल को x लेंगे. तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. लेट द वर्टेक्स एंगल बी x. बेस एंगल ट्वाइस एज लार्ज है तो इसका मतलब 2x, और बेस एंगल्स तो इक्वल होता है तो ये भी 2x. फिर 2x प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री उसके बेसिस पे होगा. तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? लेट द वर्टेक्स एंगल बी x, देन बेस एंगल्स इक्वल्स टू 2x. फिर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 180. यहाँ से 5x इक्वल्स टू 180 तो x इक्वल्स टू 180 बाई 5. कैंसिल होकर आंसर आ रहा है 36 डिग्री. देयरफॉर 3 एंगल्स आर, एक तो 36 हो गया, कॉमा दूसरा क्या है 2 इंटू 36 तो 72 डिग्री, और ये भी 72 डिग्री. तो इस तरह से सारा एंगल्स निकल गया. क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक पोल है जो ब्रेक हो गया लेकिन वो पूरा टूटा नहीं. तो सपोज़ ये ओरिजिनल पोल था AB, ये एक पॉइंट से टूट गया, टूट कर ये नीचे गिर गया इस तरह से. तो इट्स टॉप मतलब ये टच्ड द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम बेस. तो ये जो गिरा हुआ पोर्शन इस तरह से आया वो बेस से 5 मीटर दूर पर आया. If the point where it broke is at a height of 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जिस पॉइंट से वो टूटा वो ग्राउंड से 12 मीटर दूर है तो इसका मतलब ये 12 मीटर है. सो व्हाट वाज द हाइट ऑफ द पोल? तो एक्चुअली AD ये थोड़ा सा और ऊपर होगा तब समझ में आएगा. तो ये जो AD है और CD है ये तो इक्वल है क्योंकि यही गिरा हुआ पोर्शन तो यहाँ पर आके लगा है ना. तो टोटल हाइट ऑफ द पोल मतलब पहले पाइथागोरस थ्योरम से CD निकालेंगे, जितना CD आएगा उतना ही AD होगा, टोटल पोल इतना होगा. तो लिखेंगे कैसे? लेट AB बी द पोल विच ब्रोक एट पॉइंट D. फिर लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम CD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. फिर यहाँ से सब कुछ करके CD स्क्वायर का वैल्यू आएगा, वहाँ से पहले CD का वैल्यू निकालेंगे. फिर लिख देना देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू जो वैल्यू आया वो प्लस 12 मीटर. इस तरह से क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है कि ABC इज राइट एंगल एट C. कैन यू लोकेट इट्स ऑर्थो सेंटर विदाउट ड्राइंग एनी ऑल्टीट्यूड. तो ये हम लोग पढ़े थे ना कि ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है? जहाँ सारा ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करता है. तो एक राइट ट्राइंगल में एक ऑल्टीट्यूड तो ये रहा और एक ऑल्टीट्यूड ये रहा और तीसरा ऑल्टीट्यूड इस तरह से पास करता है. तो ऑर्थो सेंटर कहाँ हो गया? एट द वर्टेक्स ही हो गया. तो जब ABC ट्राइंगल था राइट एंगल एट C तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा? C ही होगा. तो लिख देंगे ऑर्थो सेंटर इज एट C. यस वी कैन डू सो विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइज एट द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल. जिस वर्टेक्स में 90 डिग्री होता है वहीं पर ऑर्थो सेंटर होता है. ये प्रॉपर्टी लिख देंगे. फिर क्वेश्चन 9 करने का ज़रूरत नहीं है तो विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 10 में क्या है
कि एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ABC, तो C में एक्सटीरियर एंगल है जिसका मेजरमेंट है 120 डिग्री। तो बोला फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इफ़ A इक्वल्स टू B। तो A और B इक्वल है, X और X ले लिया। तो क्लियरली पहले लीनियर पेयर से हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे, फिर लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, और वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से करके कंप्लीट करना है। सबसे पहले लिख देंगे कि लेट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू x। फिर क्वेश्चन 11 है, तो वो भी खुद से करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लीनियर पेयर से 2 और 3 निकल जाएगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में एंगल CAB निकालना है, मतलब ये एंगल, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा 45। इसमें ना लिखने का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से लिख रहे हैं। तो लिखने के लिए इस तरह से लिखना होगा कि एंगल FAE इक्वल्स टू एंगल CAB, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो विच इम्प्लाइज एंगल CAB इक्वल्स टू 45 डिग्री। फिर बोला एंगल ABC और ACB। तो ACB मतलब ये एंगल कैसे निकलेगा, 180 माइनस 10, ब्रैकेट में लिखना लीनियर पेयर। जब 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, x और y निकालना है। तो थोड़ा सोचना होगा कि x कैसे निकल रहा है। तो x फॉर ट्रायंगल ACB, x तो एक एक्सटीरियर एंगल है और 1 एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो अंदर में अपोजिट साइड में है। तो x इक्वल्स टू 30 प्लस 30 हो जाएगा। फिर जब y निकालेंगे तो x प्लस 30 करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक एक्सटीरियर है और ये दोनों अपोजिट इंटीरियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रायंगल का नेम ठीक से लिखना पड़ता है ताकि समझ में आए कि कौन किसके एक्सटीरियर है। तो x निकालने के लिए पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB वी नो दैट one exterior angle is equal to the sum of 2 opposite interior angle। तो x equals to 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE y इक्वल्स टू 30 प्लस x के बदले 60 डिग्री 90 डिग्री। इस तरह से करेंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये हम ऑलरेडी बताए हुए हैं कि लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12 एंड 15, तो थर्ड साइड किसके बीच में होना चाहिए। तो थर्ड साइड हमेशा या तो दोनों के सम से छोटा रहेगा या दोनों के डिफरेंस से बड़ा रहेगा। तो उसको लिखने का क्या तरीका है, उसको इस तरह से लिखा जाता है कि डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, दोनों साइड को माइनस करेंगे तो वो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए, और थर्ड साइड खुद सम ऑफ 2 साइड से छोटा होगा। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स 15 माइनस 12। फिर लिखेंगे थर्ड साइड और यहाँ पर हो जाएगा सम के लिए 15 प्लस 12 सेंटीमीटर। तो सम डिफरेंस आ रहा है 3 सेंटीमीटर। फिर थर्ड साइड लेस देन 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब थर्ड साइड क्या हो सकता है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा, 27 सेंटीमीटर से छोटा। तो द लेंथ ऑफ थर्ड साइड कैन बी फ्रॉम, थर्ड साइड से 3 सेंटीमीटर से बड़ा मतलब 4 सेंटीमीटर, टू 27 सेंटीमीटर से छोटा मतलब 26 सेंटीमीटर।
तो 4 से 26 के बीच में थर्ड साइड का डायमेंशन हो सकता है. So complete the brain teasers of this chapter with the help of this video.